हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप भी जानते हो बच्चों, ये केमिकल बॉन्डिंग। विल स्टार्ट विथ केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत यूज़फुल है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केमिस्ट्री को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? केमिकल बॉन्डिंग 4 चैप्टर है आपका। देखिए एम क्या है हमारा इसमें क्या सीखने वाले हम लोग। पहले फर्स्ट लेक्चर में जो हमारी प्लानिंग है कि आपका एम है टू डिफाइन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहला एम है टू डिफाइन केमिकल बॉन्ड। दूसरा है टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। आखिर केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है। और फिर आयनिक बॉन्ड का इंट्रोडक्शन करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो एम हमारा है टू डिफाइन केमिकल बॉन्ड। तो देखिए ये आपके पास केमिकल बॉन्ड है। अगर इसे हमें डिफाइन करना हो कि केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, देखिए कहा गया कि एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, टुगेदर इन डिफरेंट स्पीसीज is called chemical bond। जैसे मान लीजिए आपके पास Na+ है और Cl- है, तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप केमिकल बॉन्ड कहोगे। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट, that is atom, molecule or ion together in different species is called chemical bond, ठीक है। अब आप देखिए केमिकल बॉन्ड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वैसा मॉलिक्यूल विच कंस्टिट्यूट फॉर्मूला यूनिट नहीं, तो मॉलिक्यूल विच कंस्टिट्यूट फॉर्मूला यूनिट, जैसे आयनिक बॉन्ड है आपका, इसको आप बॉन्ड कर देते हैं, है ना। बॉन्ड विच कंस्टिट्यूट मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट, ये कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन सबको डिटेल आप एकदम आराम से पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। तो बॉन्ड विच कंस्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट, दीज आर 3 टाइप, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हो और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बॉन्ड विच होल्ड वेरियस पार्टिकल्स इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, तो दिस आर आल्सो कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। नहीं, अब जैसे मान लो पानी है, तो पानी लिक्विड होता है अभी, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, नहीं, इसके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ये देखेंगे आप। तो ये भी अ काइंड ऑफ बॉन्ड है बच्चों। तो इसको हमने डिवाइड किया है मेटेलिक बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, वन डर वाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन सब में हमने इनको डिवाइड किया है 4 कैटेगरी में कि मेटेलिक बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्स, वन डर वाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड या केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्यों रिएक्शन करके केमिकल स्पीसीज एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके 2 रीज़न आपको बताए गए हैं कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू, सबसे पहला है टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कोई भी सिस्टम ये चाहता है कि वो मिनिमम एनर्जी पे आ जाए, और मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी और एनर्जी कंटेंट एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, आप जानते हो। जिसकी एनर्जी लेवल जितनी कम होगी वो सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसके पीछे मकसद होता है, उसके पीछे रीज़न होता है कि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करे और स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। टू कन्वर्ट एटम इनटू मॉलिक्यूल टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन
अटेन करने के लिए, जिसको आप ऑक्टेट भी कहते हो, ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब भी होता है कि स्टेबिलिटी गेन कर लेना, है ना। जैसे ये आपके पास हीलियम है, नियन है, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एंड रेडन, इन सबको आप कहते हो कि ये इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, नहीं। और अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई अटेन कर लेता है जैसा कि इनके पास है, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। जैसे हीलियम को डुएट पूरा करना होता है, बाकी सभी को ऑक्टेट, मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो सकता है। तो यही वजह है कि एटम क्या करते हैं, सम टाइम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सम टाइम गेन करते हैं, सम टाइम शेयरिंग करते हैं, और पर्पस होता है उनका ताकि हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अटेंड कर लें और स्टेबिलिटी गेन कर लें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, तो आपके पास 2 रीज़न है। तो आप कह देना कि टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और दूसरा पॉइंट आप कहना कि टू कन्वर्ट एटम इनटू मॉलिक्यूल टू एक्वायर स्टेट ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आया देखो इसके रिगार्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे पहले थ्योरी है, इसको आप कहते हो लुईस थ्योरी। ये शुरुआत में ये आया भाई। तो इस थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, देखो दिस थ्योरी गेव फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज जनरली एक्सेप्टेड। देखो मेन पॉइंट इसका क्या है कि अगर, ध्यान सुनिए, अगर इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, ये पॉइंट देखो बच्चे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है बिटवीन 2 एटम्स, दिस कंस्टिट्यूट अ बॉन्ड। 2 एटम के बीच अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहां से एक बॉन्ड बनेगा। दिस कंस्टिट्यूट अ बॉन्ड एंड बाइंड द एटम टुगेदर, और उस एटम को बाइंड कर देगा। ये लुईस थ्योरी कह रहा है, फर्स्ट थ्योरी है भाई, नहीं एक्सप्लेन किया बॉन्डिंग को यहाँ पे। तो दिस थ्योरी गेव फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज जनरली एक्सेप्टेड। अच्छा, if electrons are shared, 2 electrons are shared between 2 atoms, this constitute a bond that bind atom together। इसका देखिए दूसरा पॉइंट अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे कि स्टेबल अरेंजमेंट इज अटेन्ड व्हेन एटम इज सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से एटम सराउंड होता है कॉम्बिनेशन फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, दैट मीन्स कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो लुईस थ्योरी के बाद ये आया ऑक्टेट रूल, उसी से रिलेटेड है ये। तो ऑक्टेट रूल में कहा गया, अगर आपसे कहे डिफाइन ऑक्टेट रूल, तो आप क्या कहेंगे, एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर either by sharing or by transfer of electron to attain stable configuration, noble gas configuration in outermost shell। और stable configuration का मतलब यहाँ पे ऑक्टेट से मुराद है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और हाइड्रोजन ने अपना डुएट पूरा कर लिया, तो ये बन गया किसकी तरह, हीलियम की तरह। ये बन गया किसकी तरह, नियन की तरह। तो ये वाटर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। समझ में आया। तो एटम कंबाइन विथ ईच अदर आइदर बाय शेयरिंग और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अटेन व्हाट, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन आउटरमोस्ट शेल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्टेट रूल। तो हियर ऑक्सीजन फॉलो ऑक्टेट रूल, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आया है बच्चों, ठीक है। अब बात आई लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, व्हाट डू मीन बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कहा गया अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड symbol of element in a molecule are called Lewis structure। Arrangement of valence electron and symbol of element in a molecule are called Lewis structure। तो देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए आपको वाटर का लुईस डॉट बनाना है, तो जैसा कि आप जानते हो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे H डॉट से, तो ये लुईस डॉट हो गया। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो आप ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 डॉट बना दोगे, तो ये ऑक्सीजन का लूज डॉट हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो वाटर में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, हाइड्रोजन को अपना डुएट पूरा करना है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में कॉम्बिनेशन करेगा और हाइड्रोजन ने अपना डुएट पूरा किया, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया और ये स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। किसका, वाटर का। व्हाट अबाउट अमोनिया? देखो अमोनिया के इसमें आपके पास 2 कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स है, दैट इज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन डॉट, और नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस शेल में, तो आपने नाइट्रोजन के अराउंड 5 डॉट बना दिया। ये लूज डॉट ऑफ हाइड्रोजन है, ये लूज डॉट ऑफ नाइट्रोजन है, और जब आप इन्हें कंबाइन करोगे तो ये लूज डॉट ऑफ अमोनिया बनेगा। हियर these 3 हाइड्रोजन ने अपना डुएट कंप्लीट किया बच्चों, जबकि नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखिए व्हाट अबाउट इन CCl4? CCl4 इज नथिंग बट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन का लूज डॉट अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कार्बन के अराउंड 4 डॉट लगा दीजिए आप, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस 4 डॉट से देखो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और बाकी इन सब के पास 1-1 है, तो ये शेयरिंग करेगा, 1-1 शेयरिंग करेगा, तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे बच्चे। अगर आप इसका बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएंगे तो ये इस तरह से दिख जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर आप एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो, और बाकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जिसको आप लोन पेयर के नाम से जानते हो, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड जो पर क्लोरीन 3 पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लोन पेयर। आप इसे कहते हैं लोन पेयर। तो है ऑल्सो, ये भी क्या है, लोन पेयर, समझ रहे हो। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ बच्चे CCl4 में कितने लोन पेयर्स हैं, तो आप देखिए पर क्लोरीन 3 लोन पेयर है, तो 3 × 4 दैट इज 12, तो टोटल कितने हो गए, 12 लोन पेयर्स। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट, अब कहा गया कि ऑक्टेट के लिमिटेशंस होते हैं। तो दिस रूल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, पहला देखिए लिमिटेशन, जो फर्स्ट लिमिटेशन के this rule was unable to explain what stability of incomplete octet। वैसा केमिकल स्पीसीज जो दुनिया में सर्वाइव करता है, दैट मीन्स कि स्टेबल है, लेकिन वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, फिर कैसे स्टेबल है, तो इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कौन, ऑक्टेट रूल। तो दिस रूल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एज फॉर एग्जाम्पल वी हैव BF3, BF3 has total 6 electron in their outermost shell, AlCl3 has 6, BH3 के पास भी 6 है बच्चों, गैलियम हाइड्राइड के पास भी 6 है और बेरिलियम फ्लोराइड के पास 4 है। तो इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट से कम है, फिर भी ये स्टेबल है और सर्वाइव करता है। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कौन, ऑक्टेट रूल। उसके बाद आया नेक्स्ट, देखिए दिस रूल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एक्सटेंडेड ऑक्टेट। अब आप देखो बच्चे इस PCl5 में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में, जो फास्फोरस के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे दैट विल बी 10, इन SF6 12, इन IF7 14, तो ये 8 से ज्यादा है, एक्सटेंडेड ऑफ ऑक्टेट है। इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, क्यों ये कैसे सर्वाइव करता है, ये कैसे स्टेबल है भाई, नहीं। जब पूछा गया तो ऑक्टेट रूल इस सवालों का जवाब नहीं दे पाया, तो ये क्या हो गया बच्चे, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट। अभी और देखिए, फिर कहा गया कि दिस रूल वाज एक्चुअली अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दुनिया में ऐसे भी इलेक्ट्रॉन है जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑड इलेक्ट्रॉन है, जैसे NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, NO एंड ClO2, इन सब के पास क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है।
ये भी सर्वाइव करता है। ये कैसे सर्वाइव करता है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन, ऑक्टेट रूल या लुईस थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो दिस रूल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, आपने बॉन्ड तो बना लिया, बॉन्ड बनाने में जैसे मीथेन का बॉन्ड बनाया आपने, आप मीथेन का शेप या ज्योमेट्री क्या आएगा ये नहीं बता पाए, तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को लुईस डॉट नहीं बता पाया। उसके बाद है लास्ट कि दिस रूल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, इसकी बात इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन, ऑक्टेट रूल। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। नहीं, तो आपने देखा बच्चे के ऑक्टेट रूल के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो फाइंड कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सबसे पहले निकालना होगा फाइंड x1। फाइंड x1, तो x1 कैसे निकालोगे, तो देखो बच्चे, अच्छा लुईस डॉट मैंने बोला कि आप कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, ड्रॉ करोगे। तो मान लीजिए मैंने आपको टारगेट दिया कि CO3 2 माइनस है, इनका स्ट्रक्चर बनाओ। ये कार्बोनेट है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। और आपको कुछ भी नहीं मालूम, यहाँ पे मान लो आपने पहले कभी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है, आपको इसका स्ट्रक्चर याद नहीं है, तो उस नए सिचुएशन में आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना है, न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर। फॉर दिस फाइंड x1। अब सवाल ये है कि x1 क्या है बच्चों, तो ये है सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सुन लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आप इसको ऐड कर दीजिए बच्चे, और माइनस पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दीजिए। देखिए, तो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सम कर लो। नेगेटिव चार्ज अगर है तो ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज है तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो लेट्स सी जो कार्बोनेट है उसी को x1 फाइंड करके देख लेते हैं। तो आप बताइए कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, वेरी गुड। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 6 होते हैं, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 3 है, ओके। प्लस नेगेटिव चार्ज को क्या करते हो, ऐड करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, नहीं ऐड करते हैं, नेगेटिव को ऐड, पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट, उल्टा करेंगे। तो आप बताइए नेगेटिव चार्ज है कितने आपके पास, 2, तो 2 ऐड कर दीजिए। कितना हो गया भाई, 6 3 18 × 20 और 4 24 हो गया। मतलब ये हुआ कि x1 की वैल्यू अगर हम कार्बोनेट के लिए निकालते तो हमें क्या मिलता बच्चे, 24। समझ आया कि नहीं आया। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड x2। आपको x2 फाइंड करना है। x2 क्या है, तो x2 है बच्चे 8 इंटू एटॉमिसिटी प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चे ध्यान सुनिए, x2 फाइंड करने के लिए 8 इंटू एटॉमिसिटी। यहाँ पे एटॉमिसिटी आप उन एटम्स को काउंट करोगे जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, विदाउट हाइड्रोजन वाला है, और प्लस अगर हाइड्रोजन है तो 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। एटॉमिसिटी आप जानते हो एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जैसे मान लो इस कार्बोनेट के लिए आपको x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कार्बोनेट में नंबर ऑफ एटम काउंट कर लीजिए। एक कार्बन दिख रहा हमें और 3 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए, 4। तो 8 इंटू 4 दैट इज 32। तो x2 की वैल्यू 32 मिली फॉर कार्बोनेट, ठीक है। 8 इंटू एटॉमिसिटी, गेटिंग और नॉट। अब आप फाइंड करेंगे x3, यूजफुल है। x3 इज नथिंग बट x2 माइनस x1।
अब X3 रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आपको X3 से ये पता चल जाएगा कि केमिकल स्पेसीज में जिसको आपको दिया गया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए खर्च होंगे। तो आप अगर देखो तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास 24 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला इलेक्ट्रॉन, नहीं तो अवेलेबल आपके पास 24 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने हैं सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, नहीं तो जितना इन्वॉल्व होगा जो बच जाएगा वो लोन पेयर बनेगा। तो अब आप X4 फाइंड करेंगे। X4 इज नथिंग बट X3/2 है बच्चों, और X4 है क्या, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स बता देगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन गिवन केमिकल स्पीसीज। जैसे कार्बोनेट की बात चल रही थी CO3 तो अगर आपको बताना हो कि इसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं और इसका X3 आप निकाल चुके हो, तो X3 कैसे निकाला था आपने बता दीजिए। X3 था आपका X2 - X1 और X2 आपका 32 था, ये 24 माइनस करिए कितना आ गया 8। तो X4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 8/2 दैट इज 4। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनेट में 4 बॉन्ड है। हमने कभी नहीं बनाया था, मान लो आज से पहले हमने कभी ड्रॉ नहीं किया बॉन्ड, और हमें ये पता चल गया कि इसके पास 4 बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका X4। अब फाइंड X5। आपको X5 फाइंड करना है बच्चे। X5 क्या है, सोचिए X5 क्या है हमारे पास। तो ये देखो आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन X1 है, बॉन्ड बनाने में खर्च किया आपने X3, जो बच जाएगा वो X5 होगा। नहीं समझ में आया, अरे X5 रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड। यार नॉन बॉन्डेड क्या मतलब, नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हम उसे नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उन एटम को माइनस करना होगा जो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च हो चुका है। तो X3 नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन था ना, और ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें से माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो आपका नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लास्ट हमें फाइंड करना है X6। अब ये क्या है, तो ये है नथिंग बट X5/2 बच्चों, और ये X6 रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो क्या आप बता सकते हो X5 की वैल्यू क्या होगी फॉर कार्बोनेट, तो बिल्कुल बता सकते हैं। आप देखिए 24 था ये, और ये कितना था 8, कितना हुआ 16, और 16 को 2 से डिवाइड कर दो तो 8। इसका मतलब लोन पेयर आपके पास क्या आ गया 8 फॉर कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो आपने X1 फाइंड किया, X2, X3, X4, X5, X6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम जो भी होगा उसको लिखिए, उसके अराउंड जितने एटम गिवन है, 3 एटम गिवन है ना, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कार्बन। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दैट विल बी सेंट्रल एटम, याद रखना बच्चों। तो ये कार्बन है और इस कार्बन के अराउंड 3 एटम है। अब आपको करना क्या है कि आपके पास चाहे जितने भी बॉन्ड हो, पहले एक एक बॉन्ड सबको दे दीजिए,
भाई आपके पास अवेलेबल बॉन्ड चाहे जितने भी हो, आप एक एक बॉन्ड सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इनको भी हमने एक बॉन्ड दे दिया, इनको भी। अब आपके पास बचा कितना, एक बॉन्ड बचा, तो किसी एक के साथ आप इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी एक के साथ डबल बॉन्ड लगा दो। अब शुरू करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो आप बताइए, ध्यान से सुनिए भाई, यहाँ पे करना क्या हमें सबका ऑक्टेट पूरा करना है। ये जो हम देख रहे हैं वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा उसका हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अब आप बताइए कि इस ऑप्शन से पूछिए कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कहेगा कि हमें चाहिए कितना चाहिए, तो कहेगा 2 लोन पेयर चाहिए। क्यों भाई, तो कहेगा 2 बॉन्ड पेयर तो हमारे पास है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 4 8 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब बताइए आप, इस ऑप्शन को देखो, है ना, इस ऑप्शन को आप देखिए, इस ऑप्शन के पास एक ही बॉन्ड पेयर है। जब एक बॉन्ड पेयर है तो बाकी क्या करोगे आप, 3 लोन पेयर दे दो। इसके पास भी एक ही लोन पेयर है, हो गया ना। तो आपने देखा बच्चे, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी फिनिश, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन को लोन पेयर नहीं चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इतना कर लेंगे आप, ठीक है। तो पहले स्टेप में आप x1 फाइंड करना बच्चे, देन x2, देन x3, देन x4, देन x5, देन x6, और x4 एंड x6 जब मिल जाए आपको, तो फिर आप सेंट्रल एटम को बीच में रख के जो एटम है उसको अरेंज करिए। बॉन्ड अगर जितने गिवन है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, फिर लोन पे डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये हो जाने के बाद अगले स्टेप में आपको करना क्या है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। फॉर्मल चार्ज, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस, एक फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं हम। V हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन अनकंबाइंड स्टेट, ठीक है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस 1/2 इनटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, जैसे हमने ये लिखा, सॉरी, तो हमारे पास, इनके पास लोन पेयर कितना था, 2 था, इसके पास लोन पेयर कितना था, 3, इनके पास भी 3 लोन पेयर्स। अब आपको इंडिविजुअल एटम्स, एक एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना होगा। तो व्हाट अबाउट फॉर्मल चार्ज फॉर दिस, तो आप बताइए बच्चे, ऑक्सीजन अगर इस कंबाइंड स्टेट में नहीं होता, फ्री होता, तो इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, माइनस इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 है, इंटू 1/2। बॉन्ड पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2, तो 2 में कितने होते हैं, 4, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस केमिकल स्पीसीज के इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज अगर आपको निकालना हो बच्चों, तो कैसे आप इनका फॉर्मल चार्ज फाइंड कर पाओगे, तो जरा सोचिए। हाउ वी विल एबल टू फाइंड formal charge of remaining atoms। देखिए फॉर ऑक्सीजन अगेन, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6,
ठीक है। लोन पेयर कितने हैं 6, 1/2 बॉन्ड पेयर कितने, एक ही बॉन्ड है तो 2, तो ये हो गया 6 - 7 दैट इज इक्वल टू -1। तो इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज के वैल्यू के आगे बच्चे माइनस बोलो 1। और व्हाट अबाउट दिस, तो 6 - 6 - 1/2 इंटू 2 अगेन -1, और इस कार्बन पे निकालिए तो 0 आएगा। ठीक है, तो सभी का फॉर्मल चार्ज आ गया है बच्चे। तो अब इनका जो फाइनल स्ट्रक्चर आने वाला है वो ये C डबल बॉन्ड O, इसके पास एक फॉर्मल चार्ज, इसके पास एक फॉर्मल चार्ज है। लोन पर दिखा दो, 3 इसके पास है, 2 इसके पास है। ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। तो आप इन्हें कहोगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड 4 है बच्चों, लोन पेयर 8 है, और 2 ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज है। किसी 2 ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फॉर ड्राइंग लूज डॉट। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है NO3- नाइट्रेट। इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना लूज डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले x1 फाइंड करना होगा बच्चे। बताइए x1 के लिए क्या करें। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस ऑक्सीजन 6 × 3 + 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6 3 जा 18 और +1 19 और 4 कितने 24, ये आ गया 24। ठीक है, x2 तो 8 × एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी 3 ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन है, कितने हो गए बच्चे 4, तो 8 4 जा कितना 32। गुड। व्हाट अबाउट x3, तो x3 इज नथिंग बट x2 - x1। x2 कितना है भाई 32 - 24 दैट इज इक्वल टू 8। ये तो पहले की तरह चल रहा है। ये आ गया आपका x3। व्हाट अबाउट x4, तो x4 क्या है x3/2 है, तो x3 कितना है बच्चे 8 है, 8/2 कितना होता है 4, तो x4 इक्वल टू आ गया 4, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड आपके पास 4 है, 4 बॉन्ड है भाई। अब आइए x5 क्या बताया था मैंने आपको, x1 - x3 बताया था। x1 कितना है 24 है, x3 कितना है 8 है, कितना आया 16। x5 बताइए, तो 16/2 कितना आया 8। वाह। तो 2 मेन चीज़ें हमें पता करनी होती है बच्चों, x6 एंड x4। अगर ये दोनों मिल गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आइए, सेंट्रल आइटम है नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है आपके पास, बॉन्ड कितने हैं 4 है, किसी एक के साथ, वो आपकी मर्जी है किसके साथ, आपको डबल बॉन्ड बनाना होगा। अब शुरू होगा लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। हमारे पास लोन पेयर की संख्या टोटल है 8। अब आप बांटिए, तो ये कहेगा कि नहीं हमें तो 2 लोन पेयर की ज़रूरत है, 3 लोन पेयर की, इनको भी 3 की चाहिए, इनको 2 लोन पेयर चाहिए, तो 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गया लोन पेयर बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या ये विजिबल है, देखिए ये हो गया बच्चे। ये लोन पर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया आपने। अब आपको फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है। फॉर्मल चार्ज के लिए क्या आएगा, देखिए 6 - 1/2 × 2 दैट इज इक्वल टू -1। इसका आ गया तो -1 इसका ही आएगा, इसका 0, इसका भी 0 नहीं, इसका आएगा। नाइट्रोजन 5 है बच्चे, लोन पर नहीं है, 0 माइनस, और ये कितने हैं बॉन्ड 4 है तो 8, 5 - 4 हाँ +1 आया बच्चे। तो नाइट्रोजन पे +1 फॉर्मल चार्ज है,
और 2 ऑक्सीजन पे एक एक फॉर्मल चार्ज। तो देखो बच्चों, आपने स्ट्रक्चर बनाया ऐसा, N डबल बॉन्ड O पे माइनस और इस पे प्लस है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक प्लस एक माइनस अल्टरनेट पे हो, एडिशन पोजीशन के एटम्स पे हो, तो आप उसको एरो से लिख देंगे और उसका प्लस माइनस खत्म कर देंगे। यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव एडिशन पे हो तो आप इसको एक एरो से लिख देंगे। एरो उस तरफ पॉइंट होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है और वहां से निकलेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसको एक नए तरह का बॉन्ड कहा जाता है। इसी को आप कहते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ गए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं इसको हम लोग। तो एक्चुअली में नाइट्रेट का स्ट्रक्चर ये आ गया, देख लीजिए। तो मैंने कहा एडिशन पोजीशन पे अगर सेंट्रल एटम और उनके जो अराउंड एटम्स हैं उन पे फॉर्मल चार्ज अपोजिट फॉर्मल चार्ज हो तो आप डेटिव बॉन्ड बना सकते हो एक प्लस एक माइनस के लिए। मान लो इस पे 2 प्लस होता तो ये भी डेटिव बॉन्ड बन जाता, क्योंकि एक प्लस एक माइनस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, एक प्लस एक माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता, लेकिन इसके पास तो एक ही पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट हो गया बच्चों। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आइए जैसे एक और स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करें। हमारे पास है PO4 3-। ये फॉस्फेट है। क्या आप इनका लुईस डॉट ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। पहले आप X1 निकालिए, तो क्या होगा बच्चे, फास्फोरस के आउटरमोस्ट में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 6 × 4 + 3 क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को आप ऐड करते हो, 6 4 जा 24 और 5 और 3 8 होता है 24 और 8 कितना हो गया बच्चे, 32। तो आपके पास 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पूरे सिस्टम में, फॉस्फेट में। देन व्हाट वी विल डू, X2 is nothing but 8 into atomicity. Atomicity PO4, in PO4 oxygen is 4, phosphorus 1, तो टोटल कितने हो गए 5। तो 8 5 जा कितना हो जाएगा बच्चे, 40। 8 5 जा 40। X3 फाइंड करना है हमें। X3 फाइंड करेंगे कैसे आप, X2 - X1 से बच्चे तो 40 - 32, तो ये आ गया 8, है ना। और फिर X4 फाइंड करोगे तो 8/2 दैट इज 4। तो देखिए यहाँ पता चल गया हमें कि फॉस्फोट के पास टोटल 4 बॉन्ड हैं। फॉस्फेट के पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 4। ठीक है। अब आप आगे चलिए X5 फाइंड कर लेते हैं बच्चे। X5 कैसे फाइंड करोगे, X1 - X3 क्या है X1 बताओ, 32 है। X3 कितने हैं बच्चे, 8। डिफरेंस कितने का आया, 24। क्या बात है। अच्छा X6 कितना हो जाएगा बच्चे, 24/2 दैट इज 12। तो आप देखिए इसका मतलब इस फॉस्फेट के पास टोटल 12 लोन पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर है। अच्छी बात है। सेंट्रल एटम किसे कहेंगे बच्चे, फास्फोरस को कहेंगे। कितने एटम है इनके अराउंड, 1 2 3 4 है, ठीक है ना। बॉन्ड कितने आपके पास, तो 4 ही है, 1 2 3 4, एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब चलेगा लोन पर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्सीजन से पूछा तो कहा 3 लोन पर चाहिए, लीजिए इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए और इसको भी 3 लोन पर चाहिए।
देख पा रहे हैं आप? तो सारे ऑक्सीजन को हमने 3 लोन पेयर ईच प्रोवाइड कर दिया बच्चों। फास्फोरस से पूछे कि उनको लोन पेयर कितना चाहिए तो मना कर देगा कि नहीं हमारा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, हमें इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं है, नहीं चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब हमें निकालना है कौन सा चार्ज बच्चों? फॉर्मल चार्ज। कैसे निकालोगे? तो देखिए इसमें अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, है ना। मान लो इतनी देर में फॉर्मूला तो याद हो जाता है। अब मान लो कि आप एग्ज़ाम में फॉर्मूला भूल गए, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे? एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, आप यूज़ कर लीजिए। ये पता करो कि अगर ऑक्सीजन अनकम्बाइंड स्टेट में होता, अनकम्बाइंड का मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इन दैट केस इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6। बताओ, अगर ऑक्सीजन अनकम्बाइंड स्टेट में होता तो इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए, कि अभी इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं खुद के? खुद के इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब? देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का अपना लोन पेयर का भाई। और ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक फास्फोरस के हैं और एक ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना यार। तो 6 - 7 इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक ऑक्सीजन के पास माइनस फॉर्मल चार्ज और चारों ऑक्सीजन तो हम शक्ल है, तो इसका भी -1 -1 आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो, -1 ही आएगा बच्चे। व्हाट अबाउट फॉर्मल चार्ज ऑफ फास्फोरस? तो प्यारे बच्चों देखिए, फास्फोरस के लिए शॉर्ट ट्रिक लगाइए। आउटर मोस्ट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके अपने कितने हैं अभी? 1 2 3 4। तो 5 - 4 इक्वल टू क्या होता है? 1 +1। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ गया? +1। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? तो अब आप देखिए, क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है? तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स यस। कैसे? तो देखिए ये फास्फोरस है, एक माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, इसको हमने बना दिया डेटिव बॉन्ड, क्योंकि इसका एक प्लस था एक माइनस था। तो अगर आपसे पूछे कि फॉस्फेट में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो योर आंसर विल बी 1। समझ में आया कि नहीं आया भाई? फॉस्फेट में टोटल कितने डेटिव बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं? तो आप कहेंगे 1। एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए आप ध्यान से। इस स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हो डबल बॉन्ड OP- OP- OP मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। ये नाइट्रेट भी था आपके पास, लेकिन इस स्ट्रक्चर को आप ऐसा नहीं लिख सकते। आप इसको ये बना सकते हो, इसको ये नहीं बना मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्टेट रूल को तो आप ज़्यादा कुछ नहीं देते भैया। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेंट्रल एटम के पास थर्ड ऑर्बिट हो या उससे ज़्यादा भी हो, तीसरा मिनिमम तीसरा ऑर्बिट हो, थर्ड ऑर्बिट का मतलब डी ऑर्बिटल की एंट्री हो, है ना। जब अब थर्ड ऑर्बिट कैसे पता करोगे? तो ये बताओ, फास्फोरस 15 होते हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 5, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। और नाइट्रोजन के नाइट्रोजन कितना होता है? 7, तो 2 और 5, तो 2 ही ऑर्बिट हुआ ना। तो अगर सेंट्रल एटम के पास थर्ड ऑर्बिट हो तो जहां 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 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखे उसको डबल बॉन्ड बना दो। और अगर थर्ड ऑर्बिट नहीं है, अप टू सेकंड ऑर्बिट है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिमेन कोऑर्डिनेट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये अपनी वैलेंसी 5 तो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा ना, 5 के एक्सपेंशन के लिए डी ऑर्बिटल की जरूरत होगी। एनीवे, तो देखिए ये हो गया आपका अब नॉर्मल जनरल स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर बन गया आपका ये, दैट इज फॉस्फेट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? एक और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सल्फेट, इनका भी आपको स्ट्रक्चर पता करना है, फाइनल स्ट्रक्चर, सब कुछ फॉर्मल चार्ज निकालना है, x1 x2 व्हाटएवर जो भी
तो आप बता दीजिए x1 की वैल्यू क्या है। तो कहोगे 6 आएगी सर, प्लस 4 इंटू 6 प्लस 2 कितना हुआ भाई, 6 4 जा कितना होता है 24, और 24 और 8 कितना होता है भाई 32 आ गया, मतलब 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास पूरे सल्फेट में। ओके, व्हाट अबाउट x2? x2 क्या होता है 8 इंटू क्या एटॉमिसिटी 5 कितना हुआ 40, 8 इंटू 5 कितना हुआ 40। व्हाट अबाउट x3 3 बोलो। 8 इंटू 5 40 हो गया, x3 आपको बताना है। तो x3 क्या था भाई, x2 माइनस x1, x2 माइनस x2 कितना 32, x1 कितना सॉरी x2 कितना बच्चे 40 माइनस 32 दैट इज 8। जल्दी से बताइए x4 8/2 दैट इज 4। तो यहाँ से ये पता चला कि सल्फेट के पास भी टोटल कितने 4 बॉन्ड है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है x5 बताना है बच्चे, प्यारे बच्चे। x5 क्या था x1 माइनस x3, x1 कितना है बच्चे जल्दी से बताओ 32 है, गुड। 8 कितना आया 24 आया। x6 कितना निकालोगे बच्चों 24/2 कर देंगे, ओके कितना आ गया 12। ये क्या है लोन पेयर है, और x4 क्या था आपका बॉन्ड पेयर है। तो क्या आपको पता चल गया कि सल्फेट के पास कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ड्राइंग लुईस डॉट। तो सल्फर को आप लिखेंगे बीच में, हेयर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड है, चारों को कनेक्ट कर दिए, लोन पर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कर दीजिए आप। तो आप देखिए तीनों ही ऑक्सीजन को 3 लोन पेयर्स मिलेंगे, तो टोटल 12 हो गया। तीनों ही ऑक्सीजन को हमने 3 लोन पेयर ईच प्रोवाइड कर दिया बच्चों। तो एज ए रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आपको इमीडिएट हमें फॉर्मल चार्ज फाइंड करना होगा। तो फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाइए, 6 माइनस 7 6 माइनस 7 6 माइनस 7 6 माइनस 7 6 माइनस 4, ये आ गया -1 यहाँ भी आ गया -1, यहाँ भी आ गया -1, और ये आ गया +2। हो गया भाई -1 एंड +2। तो आपने सबका फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लिया। अब इसको शेप देना है आपको। तो देखिए बच्चे आप 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास 2+ चार्ज है, बाकी 2 नेगेटिव रहेगा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसके ऑक्टेट को एक्सपेंड करोगे, जहाँ जहाँ डेटिव बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड बनाओगे? ऑफ कोर्स बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। तो बना, क्योंकि देखिए सल्फर के पास 3rd ऑर्बिट होता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट इज व्हाट, ये हो गया आपका फाइनल स्ट्रक्चर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा है बच्चों, इस पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इन व्हाट, बताइए, इन केमिकल बॉन्डिंग। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड, है ना। मेन बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड कि कैसे बनता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करेंगे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना और अपने पेरेंट्स का भी। बाय।